हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे, वही अपना एस ब्लॉक खत्म हो गया था, लेकिन वो लेक्चर थोड़ा सा इंग्लिश में निकल गया। इस चक्कर में मैंने कमेंट देखे कि हाँ समझ में नहीं आया, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा हो गई। चलो तो वापस हिंदी में लेके आए उसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। समझा तो मैंने दिया था, बस थोड़ी लैंग्वेज का दिक्कत थी, बस वो लैंग्वेज अब यहाँ सही कर लेंगे। बस आपने कहा, हमने सुधार कर लिया है ना। सुधार के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। स्टार्ट क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या सीन बनता है वो देखो। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप चल रहा था, वापस बोल रहा हूँ सेकंड ग्रुप चल रहा है। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप अपन ने पढ़ लिया, सेकंड ग्रुप ये चल रहा है। सेकंड ग्रुप के अपन क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन विद वाटर, किसकी रिएक्शन वाटर के साथ में? किसकी रिएक्शन है वाटर के साथ में? एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो सेकंड ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं, जो सेकंड ग्रुप के जो तत्व हैं, उनकी पानी के साथ में रिएक्शन। पानी लिया आपने, उसमें बेरिलियम डाल दिया, अरे ये होगी रिएक्शन, ठीक है। क्या रिएक्शन आती है वो देखना अपन को ना। तो ये धातुएं पानी के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके H2 और धातु हाइड्रोक्साइड देती हैं। एक तो पानी के साथ में धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। वहीं अपन फर्स्ट ग्रुप की बात करें ना, फर्स्ट ग्रुप जो है वो तेजी से रिएक्शन करता है पानी के साथ में। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो तेजी से रिएक्शन करते हैं पानी के साथ में आग भी जलती है उनके अंदर तो। और यहां पर क्या है, ये धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। ये धातुएं पानी के साथ में धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके H2 और धातु हाइड्रोक्साइड, पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड मिल बनाएंगे और वो H2 देंगे, ठीक है। पानी लिया आपने, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया? सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डाल दिया, फिर आपको क्या मिलेगा? धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उस मेटल की हाइड्रोक्साइड, मान लो आपने मैग्नीशियम डाला है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी, कैल्शियम डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये M क्या है यहाँ पर? आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप का कोई सा भी आपका एलिमेंट हो सकता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई सा भी, ठीक है। प्लस H2, पानी के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो H2O तो होगा ही, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपका? ये मेटल हाइड्रोक्साइड है। मेटल हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है कि अगर आपने कैल्शियम डाला है, इस M की जगह अगर कैल्शियम डाला है पानी के साथ में, तो क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो M की जगह आप कोई सा भी पुट कर सकते हो और उसके बाद में वो मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। ये H2 गैस मिलती है साथ में। ये रिएक्शन होती है जब पानी के साथ में अपन रिएक्ट करवाते हैं किसको? सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इनके देखो भाई, जो बेरिलियम है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। बेरिलियम जो पानी के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ में प्रतिक्रिया करता है। और बाकी बच गए आपके कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तो है ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर जाते हैं। वापस ध्यान से सुनो, बेरिलियम जो है वो पानी के साथ में रिएक्ट ही नहीं करता। फिर हमने कहा कि मैग्नीशियम को करवा लेते हैं। मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल पानी के साथ में तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन गर्म पानी दे दिया उसको, थोड़ा सा गर्म पानी करके दे दिया तो गर्म पानी के साथ में रिएक्ट कर जाता है। वहीं बात करें अपन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, ये ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो Be पानी के साथ में मतलब Be मतलब बेरिलियम पानी के साथ में प्रतिक्रिया नहीं करता है, और मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ठंडे पानी के साथ भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें प्रतिक्रियाशीलता की, बात करें, ठीक है। क्या क्रम क्या है प्रतिक्रियाशीलता का? मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? आपको पता है कि भाई बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता, मतलब सबसे कम रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी तो उससे की है भाई। बेरिलियम जो है पानी के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता, तो सबसे कम प्रतिक्रियाशीलता तो उसी की है। तो बेरिलियम की सबसे कम है, और जो ठंडे पानी के साथ में कर जाए उनकी क्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बेरिलियम जो है इसकी तो सबसे कम प्रतिक्रियाशीलता है, और वहीं बेरियम की सबसे ज्यादा है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिर बात करें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जाने पर, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाने पर बेरिलियम के बाद में कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगी, उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में आपकी आ जाएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड जब जाते हैं अपन, तो क्षारीय गुण जो है वो बढ़ते हैं। क्षारीय गुण जो है वो बढ़ते हैं और स्थिरता भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाओगे तो क्षारीय गुण भी बढ़ेंगे और क्या होगी? स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ कि सबसे कम क्षारीय गुण और स्टेबिलिटी किसकी होगी? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कम होगी। और वहीं बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसके क्षारीय गुण और उसकी स्थिरता सबसे ज्यादा होगी। चलो ये देखो भाई, सोलिबिलिटी का ऑर्डर देखो घुलनशीलता का ना। एक आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से अपन नीचे की ओर आएंगे, मतलब यहां से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो घुलनशीलता बढ़ती है,
घुलनशीलता बढ़ती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ आओगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी। अब वो क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन है क्योंकि लेटिस एनर्जी में कमी अधिक आती है। लेटिस एनर्जी में कमी जो है वो अधिक आती है, इस वजह से घुलनशीलता जो है वो बढ़ती है जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। घुलनशीलता तो बढ़ती ही है, उसके साथ में क्षारीय गुण भी बढ़ते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई क्षारीय गुण बढ़ते हैं जब आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तरफ आते हो। तो ठीक है, मैंने क्या बताया कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से अपन बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो लेटिस एनर्जी ज्यादा कम होती है, इस वजह से क्या होगा, घुलनशीलता बढ़ेगी और क्षारीय गुण भी बढ़ेंगे। चलो फिर बात करते हैं अपन हैलाइड्स की। हैलाइड्स क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन है एल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन है, वही सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट, ठीक है ना। एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन के साथ क्रिया करके MX2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, MX2 बनाते हैं। ये MX2 क्या है, M यहां पर आप कोई सा भी अपना क्या रख लो, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रख लो, और X2 क्या है, यहां पर हैलोजन है। ये रिएक्शन है जी सिंपल। ये आपका कोई सा भी मेटल रख लिया आपने सेकंड ग्रुप का, और ये X2 क्या है, यहां पर हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और क्या बन गया आपका, MX2 बन गया। अगर आपने बेरिलियम रखा है और यहां पर Cl2 रखा तो क्या बन जाएगा, BeCl2 बन जाएगा। अगर आपने Ca रखा है और यहां पर Cl2 रखा तो CaCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो MX2 की आयनिक प्रकृति BeCl2 से BaCl2 तक बढ़ती है। अगर अपन BeCl2 से BaCl2 जाएंगे ना, मतलब ऊपर से नीचे ग्रुप के अंदर, ऊपर से नीचे बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, उसके बाद MgCl2, उसके बाद में CaCl2, उसके बाद SrCl2, उसके बाद में BaCl2। तो BeCl2 से BaCl2 जब जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं। क्या है, आयनिक कैरेक्टर, जो आयनिक प्रकृति है वो बढ़ते हैं, आयनिक नेचर बढ़ता है। तो BeCl2 और MgCl2 ये क्या है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। अब BeCl2 और MgCl2 कोवेलेंट नेचर के हैं, मतलब ये तो सबसे कम आयनिक है। सब ये तो आयनिक है ही नहीं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो सबसे कम आयनिक है ये BeCl2 और MgCl2, ये तो कोवेलेंट नेचर के, तो ये आयनिक है ही नहीं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। पानी में घुलनशीलता की बात कर लें, वहीं पानी में घुलनशीलता, पानी के अंदर सोल्युबिलिटी इनकी कैसी है, तो उसका ये ऑर्डर है भाई, BeCl2 जो वो सबसे जल्दी घुल जाता है, ठीक है, उसकी बढ़िया घुलनशीलता है, और BaCl2 की सबसे कम है। ये आपको ऑर्डर याद रख लेना है। चलो फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक लेक्चर में ऑलरेडी इसमें ले चुका हूँ, और ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। बाकी एक लेक्चर मैंने कल दिया था, वो थोड़ा सा इंग्लिश में रह गया था, बाकी समझा मैंने दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 की बात करें तो BeCl2 का स्ट्रक्चर देखो भाई, ये आपका बेरिलियम है, ठीक है, ये बेरिलियम है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, ये बेरिलियम एक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा क्या है, Cl क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक बात है। ऐसा ही ये पूरा पॉलीमर स्ट्रक्चर रहेगा, पूरा पॉलीमर। यहाँ पर एक बेरिलियम है, यहाँ पर एक बेरिलियम है, ये इसके साथ, 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 इसको मैंने बहुत अच्छे समझा है लास्ट लेक्चर के अंदर, तो वो लेक्चर देख लेना एक बार, है ना। चलो तो ये पॉलीमर बनाते हैं, एक बार वापस बताऊं क्या, चलो वापस बता ही देता हूं यार। एक और पेज बना लेते हैं, चलो बता ही देते हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, ठीक है। अब एक चीज देखना, बेरिलियम के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल 2 होते हैं भैया, 2 ही होते हैं, ठीक, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक बात है। ये इसने एक इसके साथ में बॉन्ड बनाया Cl के पास में कितने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसने इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक Cl जो इसके साथ में क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसने इसके साथ में क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके साथ में क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये ऐसे ही पूरी चेन बनती जाएगी, आगे ऐसे चेन बनती जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलीमर है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीमर है। मतलब एक BeCl2 से दूसरा BeCl2, दूसरे से तीसरा, चौथे, पांचवा, ऐसे बहुत सारे BeCl2 इससे एक चेन बन रही है, श्रृंखला बन रही है, तो ये क्या है, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो अब इसमें से काम की बात क्या अपने लिए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो है इस जो बेरिलियम है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर BeCl2 के अंदर जो बेरिलियम है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि कोई लोन पेयर वन पेयर है नहीं, ठीक है। और ये बॉन्ड 4 बना रहा है, इसलिए क्या है, BeCl2 की क्या है, BeCl2 का जो पॉलीमर है इसके अंदर Be की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और टेट्राहेड्रल है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल,
अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अब मैं अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं मैं टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, तो BeCl2 जो पॉलीमर था, जो बहुत बड़ी श्रृंखला बना रहा था, अब वो श्रृंखला ना बनाकर टूट जाएगा, किसमें, डाइमर में टूट जाएगा। मतलब पहले क्या होता था कि BeCl2 अगर बहुत सारे BeCl2 आपस में जुड़े हुए थे, अब क्या होगा, एक BeCl2 और दूसरा BeCl2, बस खत्म, दो ही BeCl2 आपस में जुड़ पाएंगे, उसके बाद नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि अपन ने टेम्परेचर जो है यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। तो BeCl2 जो है वो डाइमर ही बनाता है, डाइमर का मतलब दो ही BeCl2 आपस में जुड़े होंगे। वो देखो भाई यहाँ पर ये एक BeCl2, ये दूसरा BeCl2 आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया BeCl2 के डाइमर के अंदर, BeCl2 के डाइमर के अंदर हमें हाइब्रिडेशन का बताइए, किसकी, बेरिलियम की हाइब्रिडेशन बता दी, तो बता देना sp2 हाइब्रिडेशन होगी और क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, फिर मैं टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दूं, अबाउट 1200 केल्विन ले जाऊं, ठीक है, 1200 केल्विन से अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमर। पहले क्या था, पॉलीमर, बहुत बड़ी श्रृंखला थी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, डाइमर पे आ गया, दो ही BeCl2। उसके बाद में अपन 1200 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर ले गए तो सिर्फ एक मोनोमर, एक ही BeCl2 बचेगा, वो BeCl2 ऐसा बचेगा। और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है। आपको इसमें क्या पूछेगा कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम BeCl2 के मोनोमर के अंदर हमें ये बताइए कि बेरिलियम जो उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, तो बता देना sp हाइब्रिडेशन होगी और लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। ये लेक्चर मैं इसीलिए लिया मैंने क्योंकि मैंने देखा कि आपको इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत हुई है। चलो कार्बोनेट्स की बात करते हैं, कार्बोनेट्स की बात करते हैं। सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स MCO3 प्रकार का क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। कार्बोनेट कैसा बनाते हैं, MCO3। यहां पर MCO3 में M की जगह क्या रख दो आप, कोई सा भी अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप का कोई सा भी एलिमेंट रख दो, बेरिलियम रख दो, मैग्नीशियम रख दो, कैल्शियम रख दो, स्ट्रोंशियम रख दो, बेरिलियम रख दो, कोई सा भी रख दो, और क्या बन जाएगा, आपका कार्बोनेट बन जाएगा। तो BeCO3 को छोड़कर आपको कार्बोनेट पता लग गया कि MCO3 टाइप का कार्बोनेट बनाते हैं। अब BeCO3 को छोड़ दो, ठीक है, ये अलग ही चलता है ना, मैंने कहा ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो लिथियम है वो अपने पूरे ग्रुप से अलग चल रहा था, यहाँ पर ये बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप से अलग चल रहा है। तो BeCO3 को छोड़कर सभी कार्बोनेट्स उष्मा के प्रति स्थिर होते हैं। ठीक है, BeCO3 को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी कार्बोनेट बच गए, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हो, बेरियम कार्बोनेट हो, कोई सा भी कार्बोनेट जो है वो क्या किसके प्रति स्थिर होगा, उष्मा के प्रति, मतलब हीट के प्रति उनकी स्टेबिलिटी रहेगी। BeCO3 जो उसकी स्टेबिलिटी नहीं है यार, हीट के प्रति थोड़ी सी आप हीट दोगे तो BeCO3 जो है वो टूट जाएगा, किसमें, बेरिलियम ऑक्साइड के अंदर और CO2 के अंदर टूट जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ में रखना है, कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, ये सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट है वो कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, MCO3 टाइप प्रकार के कार्बोनेट बनाते हैं। उसके साथ में आपको क्या याद रखना है, उसके साथ में आपको याद ये रखना है कि BeCO3 को छोड़कर, BeCO3 को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का, ये जो कार्बोनेट है ये क्या है, उष्मा के प्रति स्थिर होते हैं। BeCO3 जो उसकी थोड़ी सी हीट दोगे तो वो बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। घटती स्थिरता का क्रम, ये घटती स्थिरता का क्रम है। आप सबको पता है कि सबसे कम स्थिर कौन है, BeCO3 है, क्योंकि वो तो टूट जाता है ना, थोड़ी सी हीट देते हैं तो ही टूट जाता है वो तो बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 में। तो सबसे कम स्थिर कौन है, BeCO3। तो BeCO3 सबसे कम स्थिर है और सबसे ज्यादा कौन है, BaCO3। तो ये आपको ऑर्डर याद रख लेना है। फिर बात करें अपन सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स, सल्फेट, क्रोमेट्स की घुलनशीलता, सबकी एक साथ ही पढ़ रहे हैं अपन, इसकी सेम ही है। सेकंड ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, सल्फेट है और क्रोमेट्स, कार्बोनेट्स ये वाले हैं, ठीक है, BeCO3, MgSO3 अभी बताया मैंने आपको, BeSO4, MgSO4, CaSO4 ये क्या है, आपके सल्फेट है, BeCrO4, MgCrO4 ये क्या है, क्रोमेट्स है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन ऊर्जा, जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, वो क्या होगी, कम हो जाती है। जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, मान लो यहाँ बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन जो ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। जब हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है इसलिए घुलनशीलता भी है वो भी कम हो जाती है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा जो वो कम होती है, इसलिए घुलनशीलता भी इनकी कम होती है। तो ये तीनों की आपको एक साथ में आपको याद रखने, क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है, सोल्युबिलिटी का पूछ लेते हैं, घुलनशीलता का। चलो फिर बात करें नाइट्रेट्स की। तो नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं, तो सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं, मतलब जो सेकंड ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं आपके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये MnO3 ट्वाइस टाइप का क्या बनाते हैं, नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, BeNO3 ट्वाइस, ठीक है, से BaNO3 ट्वाइस, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो स्थिरता जो है वो बढ़ती, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बेरिलियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट गर्म करने पर ऑक्साइड और NO2 O2 देते हैं। आपको ये पता लग गया कि सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो किस टाइप की बनाते हैं, MnO3 ट्वाइस टाइप की नाइट्रेट बनाते हैं। तो बेरिलियम नाइट्रेट से अपन बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे, बेरिलियम से फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप के अंदर तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
फिर बोल रहा है कि ये जो नाइट्रेट है एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो सेकंड ग्रुप वाले जो मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो नाइट्रेट्स हैं, चाहे वो बेरिलियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, चाहे वो बेरियम नाइट्रेट हो, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, इनको जब गर्म करेंगे ना, जब इनको हीट करेंगे तो अपन क्या देंगे, ये तब अपन को देते हैं ये ऑक्साइड देते हैं और NO2 देते हैं और O2 देते हैं। तो ये MnO3 ट्वाइस क्या है, ये आपका नाइट्रेट है। M की जगह कोई सा भी आप रख सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई सा भी रख दो। और उसके बाद में जब आप हीट करोगे इस नाइट्रेट को, जब हीट करोगे तो क्या किस में टूटेगा, ये मेटल ऑक्साइड में टूट जाएगा। बेरिलियम आपने डाला, बेरिलियम नाइट्रेट आपने गर्म किया तो बेरिलियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर आपने मैग्नीशियम नाइट्रेट को किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट को किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, साथ में NO2 और O2। बेरिलियम नाइट्रेट अपनी सतह पर BeO मतलब बेरिलियम ऑक्साइड की सतह बना लेता है, परत बना लेता है। सॉरी, बेरिलियम नाइट्रेट जो है वो अपने सतह पर, अपने सरफेस पर क्या बना लेता है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, जिससे क्या है रिएक्शन जो है वो आगे नहीं चल पाती और रिएक्शन रुक जाती है, थोड़ी देर रिएक्शन चलती है उसके बाद में रुक जाती है। चलो फिर बात करें नाइट्राइड की। नाइट्राइड आपको पता है कि नाइट्राइड सिर्फ कौन बनाता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है यही सिर्फ नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी सारे ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने कहा था आपको कि जब सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनको अपन हवा में बाहर रखेंगे तो क्या होगा, हवा के अंदर क्या, सूखी हवा के अंदर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्साइड सारे जो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्साइड तो बनाते ही हैं, साथ में वो नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्ट करके और नाइट्राइड बना लेते हैं। वहीं आपके कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है यही नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्ट करते हैं और आपके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम और बेरिलियम ये दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। तो सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम N2 के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेरिलियम नाइट्राइड, ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही सिर्फ क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। अब इन नाइट्राइड को अगर मैं पानी के साथ में रिएक्ट करा दूं, अगर बेरिलियम नाइट्राइड को अगर मैं पानी में डाल दूं, पानी है मेरे पास में, बेरिलियम नाइट्राइड मैंने डाला तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में अमोनिया बन जाएगा। मेरे पास में पानी है, ठीक है, और मैंने क्या किया, बेरिलियम नाइट्राइड जो है, मैंने बेरिलियम को शुष्क हवा में छोड़ा और क्या बना लिया, उसने नाइट्राइड बना लिया, बेरिलियम नाइट्राइड बना लिया। बेरिलियम नाइट्राइड को मैंने उठाया और किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा मेरे को, अमोनिया मिल जाएगा। वही बात करें मैग्नीशियम नाइट्राइड की, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड पानी था मेरे पास में, मैग्नीशियम नाइट्राइड उसमें डाल दिया तो मेरे को क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, साथ में उसके साथ में मेरे को अमोनिया भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा। चलो फॉर्मेशन ऑफ अमलगम की बात करें तो जैसे अपने एल्कली मेटल्स में बनाया था वही क्वेश्चन कलर सेल के अंदर कि भाई मरकरी की क्या है, मरकरी और जो सोडियम आपस में मिलते, ठीक है, वैसा ही सीन यहाँ पर बनेगा और अमलगम जो है वो बन जाएगा। फिर बात करें सल्फेट्स की, सल्फेट्स की बात करें, सल्फेट किस प्रकार का बनाते हैं, MsO4 टाइप का सल्फेट बनाते हैं। MsO4 टाइप का सल्फेट का क्या मतलब है कि M की जगह आप कोई सा भी सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रख दो, बेरिलियम, मैग्नीशियम कोई सा भी रख दो, तो अगर आपने बेरिलियम रखा तो BeSO4 हो जाएगा, अगर आपने मैग्नीशियम रखा तो MgSO4 हो जाएगा, और अगर आपने कैल्शियम रखा तो CaSO4 हो जाएगा। तो सिंपल है भैया ना, तो MsO4 मतलब M की जगह आप कोई सा भी क्या रख दो, अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट रख दो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये आपको याद होनी चाहिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आपको याद हो जानी चाहिए ना। तो बेरिलियम से अपन बेरियम की तरफ जाते हैं, Be से बा की तरफ जाते हैं ना, बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, आयोनिक नेचर जो है वो बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है, आयनिक प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। तो मतलब BeSO4 की आयनिक प्रकृति सबसे कम होती है। वही बात करें BaSO4 की आयनिक प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, वो ऑर्डर यहाँ पर लिख रखा है, BeSO4 की आयनिक नेचर जो है वो सबसे कम है, और वही बात करें BaSO4 का आयनिक नेचर सबसे ज्यादा है। तापीय स्थिरता की बात करें, ये जो आपके BeSO4 ये जो सल्फेट्स हैं, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrCSO4, SrSO4 और BaSO4, इनकी तापीय स्थिरता की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो उसका ऑर्डर आपका ये है, BeSO4 जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है, BaSO4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप बोलोगे भैया इनकी घुलनशीलता भी बता दो हमें, सल्फेट्स की घुलनशीलता भी बता दो। तो बाबू थोड़ी देर पहले मैं आपको यहाँ बताई थी, इस सल्फेट्स की घुलनशीलता मैंने यहाँ बता चुका हूँ आपको कि जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा जो है वो कम होती है, इस वजह से इनकी घुलनशीलता भी कम हो जाती है। चलो सल्फेट्स हो गए। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे क्योंकि ये क्या है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु एसिड की, क्षार और एसिड अम्ल ये तो आपस में रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या है, M क्या है यहाँ पर, आपको कोई सा भी मेटल हो जाएगा, मैग्नीशियम
बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई सा भी हो जाएगा, ठीक है, M की जगह। और साथ में HCl क्या है, एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, मेटल सोल्ट मिल जाएगा। अगर आपने कैल्शियम डाला तो CaCl2 मिल जाएगा अपन को, है ना। अगर आपने Mg डाला तो MgCl2 मिल जाएगा, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अब ये सेकंड ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मेन तो चूना ही बनता है इनके अंदर, है ना। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, है ना। कौन से कंपाउंड है, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं इसको ना, चूना, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनती कैसे, प्रिपरेशन कैसे होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको प्रिपरेशन इसकी बता चुका हूं। भैया कैसे, कब बनाया था आपने, कब बनाया था, हमें तो बताया नहीं, आपने बना भी दिया, हमें बताया नहीं, अभी दिखाता हूं कैसे बनाया। CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी चलो कार्बोनेट्स में चलो, कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, ये रहा था कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट को मैंने आपको बताया कि जिसमें मैंने आपको यहाँ BeCO3 को बताया, BeCO3 को जब आप हीट करते हो तो किसमें टूटता है, ये बेरिलियम ऑक्साइड में। और वहीं बात करें कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर यहाँ पर CaCO3 है, यहाँ पर अगर CaCO3 है, उसको जब आप हीट करोगे ना तो किसमें टूट जाएगा, CaO के अंदर टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये चलो जी, से कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपने हीट करते हैं तो किसमें टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में टूट जाता है। तो अपन को कैल्शियम ऑक्साइड ही तो चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या था, क्विक लाइम होता है अपना, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, प्रॉपर्टी क्या है इस कैल्शियम ऑक्साइड की, अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड को आप बाहर छोड़ दोगे, वायुमंडल के अंदर छोड़ दोगे, तो वायुमंडल के संपर्क में आने पर यह CO2 और H2O को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड को आप बाहर छोड़ दोगे तो ये क्या कर लेगा, हवा से क्या कर लेगा, H2O और CO2 क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, अवशोषित करना स्टार्ट कर देगा। अवशोषित करेगा तो क्या बनेगा, अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया, ये CO2 को अवशोषित कर लेगा, CO2 को अवशोषित किया इसने और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा वापस। देखो कैल्शियम कार्बोनेट था अपने पास में, इसमें अपने हीट दिया तो क्या बना अपने पास में, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 निकल गई थी, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से अपन ने CO2 निकाल दी तो अपने पास में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था। तो अभी यही जो रिएक्शन है यही उल्टी नहीं हो गई है यहाँ पर, ये देखो इसी रिएक्शन को अपने उल्टा कर दिया यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वापस आप CO2 दे दोगे तो वापस वो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वापस CO2 दे दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में ये बात, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 था अपने पास में, उसको आपने गर्म किया तो वो टूट गया यार, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को आप हवा में रख दोगे बाहर, हवा के अंदर क्या है, CO2 है, बिल्कुल है, वो CO2 को अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपने रखा है बाहर वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा CO2 को, अवशोषित करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। वो CO जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये H2O को भी अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो H2O को अवशोषित करके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, ठीक है। इसलिए कैल्शियम जो आपकी जो ऑक्साइड है उसको वायुमंडल के संपर्क में आने पर ये CO2 और H2O को अवशोषित कर लेता है, CO2 को अवशोषित करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड H2O को अवशोषित करके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। चलो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, और क्षारीय ऑक्साइड है तो किसके साथ में रिएक्शन कर सकती है, बिल्कुल अम्ल ऑक्साइड जो होगी उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी। तो CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या, क्षारीय ऑक्साइड है, इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड से जुड़ जाता है, ठीक है। तो देख लो भाई CaO क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्या क्षारीय ऑक्साइड है। वही बात करें SiO2 ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे और CaSiO3 बना लेंगे, ठीक है। वही बात करें CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये तो क्षारीय ऑक्साइड है, और P4O10 ये क्या है, अम्लीय, ये क्या बना लेगा, Ca3P4O ट्वाइस, ठीक है, O4 ट्वाइस। ये अपन इनकी जो इनको क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे अपन, मेटलर्जी जो चैप्टर आएगा उसके अंदर इनको और डिटेल में देखेंगे, है ना। ये अपन बात कर ली किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO क्या होता है ना। अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, COH2O ट्वाइस, ठीक है। स्लैग्ड लाइम उसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बूझा हुआ चूना, ठीक है, बूझा हुआ चूना बोलते हैं उसको, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होती है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था स्लैग्ड लाइम अपन ने, ठीक है। स्लैग्ड लाइम होता क्या, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। भाई कहाँ बनाया था आपने, बताया नहीं है मैं तो, ये देखो अभी बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास में था, उसने पानी को अवशोषित किया और क्या बना लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया था। क्या बना लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वही देखो भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें पानी डाल दिया आपने, आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड था, पानी डाल दिया उसके अंदर, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। वही तो आपका स्लैग्ड लाइम है, वही तो आपको बनाना था, ठीक है, बन गया। चलो अब प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पानी में कम घुलनशील होता है, ठीक है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है, ये पानी के अंदर कम घुलता है, ठीक है। और इसके जो घोल है ना, पानी के जो घोल को क्या बोलते हैं अपन, चूने का पानी बोलते हैं,
ठीक है। यह पानी में बहुत कम घुलनशील है। इसके जलीय घोल को, पानी के जो घोल है उसको क्या बोलते हैं? चूने का पानी बोलते हैं। लाइम वाटर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, हिंदी में चूने का पानी बोलते हैं। अगर इसी आपके सिलेक्ट लाइम का, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी का अगर मैं सस्पेंशन बना दूं, अब बताओ भैया पानी के घोल में और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? अभी बताता हूं। देखो, पानी के अंदर आपने घोल लिया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अच्छे से घोल लिया, वो पानी का घोल है, उसको क्या बोलते हैं? अपन चूने का पानी बोलते हैं। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर ये आपका चूना जो है ना, ये ढंग से घुले नहीं ना, ठीक है, एक तो आपने अच्छे से घोल लिया, वो तो चूने का पानी है। एक ढंग से नहीं घुला यार, ढंग से नहीं घुला, तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो घोल में और सस्पेंशन में फर्क होता है। तो यह पानी में बहुत कम घुलनशील है, तो घुलनशील कम है। अगर आपने ढंग से घोल लिया तो पानी का घोल बन जाएगा, चूने का घोल बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर या फिर चूने का घोल बोलते हैं। अगर यही चूना आपने पानी में डाल रखा लेकिन घोल ढंग से घुला नहीं है, वो घुला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे चूने का दूध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चूने का दूध। दूध जैसा दिखाई देगा इसलिए चूने का दूध बोलेंगे। मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं इसको, है ना। चलो ये समझ में आई आपको बात कि ये पानी में बहुत कम घुलनशील है। इसके जलीय घोल को चूने का पानी, लाइम वाटर कहा जाता है, और पानी में स्लेक्ट लाइम के सस्पेंशन को चूने का दूध कहा जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है। CO2 पास करने पर चूने का पानी मिल्की हो जाता है। अब ये चूने का पानी है आपके पास में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास चूना है, चूने का आपने पानी में घोल लिया, वो चूने का पानी है। उस चूने के पानी के अंदर आपने क्या किया? CO2 पास करा दी। तो CO2 पास करा दोगे तो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, है ना, मिल्की हो जाएगा। अब देखो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं अपन? लाइम वाटर, चूने का पानी बोलते हैं। इसमें आपने CO2 पास करा दी तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बन गया। क्या है? इसको मिल्की हो जाता है ना। चलो, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, अगर आपने थोड़ी CO2 डाली है, थोड़ी CO2 पास कराई है ना, आपके पास में क्या था? चूने का पानी है, चूने के पानी से आपने थोड़ी सी CO2 पास करा दी तो वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत सारी CO2 पास करा दी उस पानी में से तो क्या होगा? तब वो किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। वापस बोल रहा हूं, अगर चूने का पानी आपके पास में, अगर आप उससे थोड़ा सा CO2 अगर उससे पास करवा रहे हो तो क्या होगा? वो मिल्की हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारी CO2, एक्सेस में CO2 अगर पास करवा रहे हो तो क्या होगा? PPT जो वो डिसॉल्व हो जाएगी और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। चलो, अब यूजेस की बात करें, भाई चूना किस काम के लिए जाता है? गारा बनाने की। गारा जानते हो गारा क्या होता है? घर चुनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो उसमें जो सीमेंट, आजकल सीमेंट और वो रेत बजरी, ठीक है, वो काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ घर जो है वो चूने से भी बनते थे पहले, ठीक है, आज भी लेते होंगे काम में, ठीक है। लेकिन अब तो ज़्यादा सीमेंट वगैरह का चलन है। पहले क्या चूने से घर बनाते थे, तो चूना घोल लिया, गारा, और फिर ईंट पर ईंट लगा दी, तो घर बनाने काम में लेता था, उसको गारा बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट वॉश दीवारों पर करते हैं ना, सफ़ेद, ठीक है, हमारे यहाँ तो कड़ी बोलते हैं उसको, है ना। तो व्हाइट वॉश करते हैं दीवारों पर, सफ़ेद जो आती है उसको पानी में घोल के फिर उसका कर देते हैं, ठीक है। एक तो पुट्टी होती है, वो नहीं, पुट्टी नहीं, एक व्हाइट वॉश अलग आता है ना, वो थोड़ा सस्ता आता है। चलो, ग्लास मेकिंग में काम में लिया जाता है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं फिर। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला देख लो भाई, CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, बता चुका हूं पहले भी। प्रिपरेशन की बात करें, बनता कैसे है? अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखा भी दिया मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो भैया कब दिखाया आपने? अभी दिखाते हैं। चलो, ये था अपने पास में लाइम वाटर था, चूने का पानी था अपने पास में, चूने के पानी से अपने क्या पास करवाई? CO2 पास करवाई थी। कैसे, क्या हो गया था? ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। चूने का पानी था अपने पास में, चूने के पानी के अंदर अपने क्या किया? CO2 पास करवा दी, CO2 पहले से पास करवाई तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये तो अपन को चाहिए था। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था अपने पास में, ठीक है, इसे क्या CO2 पास करवाई अपन ने, तो क्या CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को, ये आपको पहले भी बता चुका हूं, कहां बताया मैंने? ये यहां भी बताया था मैंने आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये देखो, यही बात मैंने इसकी प्रॉपर्टी में लिख रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। वही बात करें CaCO3 HCl के साथ में रिएक्ट क्या बना लेता है? CaCl2 बना लेता है। चलो, यूजेस की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज है, ठीक है। और कहां? कैल्शियम कार्बोनेट बिल्डिंग मटेरियल में यूज में लेते हैं। और CaCO3 MgCO3 यूज्ड एज फ्लक्स। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों को अपन फ्लक्स के रूप में यूज में लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है? इसको अपन पढ़ेंगे मेटलर्जी जो चैप्टर है उसके अंदर, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 होता है जी, CaSO4.2H2O, ये ध्यान में रखना, CaSO4.2H2O, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। सुना होगा नाम आपने सबने,
जिप्सम, ठीक है। तो ये क्या होता है, CaSO4.2H2O जिप्सम होता है, ठीक है। अब की बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बात करें तो CaSO4.2H2O इसको जब आप हीट देते हो कितनी 393 केल्विन, जब आप इसको टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर दोगे तो पानी उड़ जाएगा, तो एक पानी जो है, एक पानी का जो मॉलिक्यूल है वो उड़ जाएगा, H2O जो उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा अपने पास में, देखो ये CaSO4 था, 2H2O था, ठीक है। CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम अपने पास में, ठीक है। जिप्सम में को जब आपने हीट किया 393 केल्विन आपने टेम्परेचर दिया तो क्या बन जाएगा ये CaSO4.2H2O, 2H2O था पहले, अब H2O बचेगा, क्योंकि अब हीट दोगे तो पानी तो उड़ेगा ही ना। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। लिख देता हूं मैं एक बार, ये क्या है, जिप्सम है। जिप्सम को जब आप 393 केल्विन पर 393 केल्विन पर जब हीट करते हो तो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। अब जानेंगे क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। घरों में भी करवाते हैं ना, छतों पर करवाते हैं, डिजाइन अच्छी बन जाए। और किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो भैया वो जो हाथ के वो प्लास्टर करते हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं, तो ये वही है CaSO4.H2O। CaSO4.2H2O क्या होगा, जिप्सम होगा, और CaSO4.H2O क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी होगा। इसको और कैसे लिखा जाता है, CaSO4.5H2O भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर मैं टेम्परेचर 393 केल्विन से ज्यादा दे दूं, अगर मैं 393 केल्विन तक टेम्परेचर दे रहा हूं तो मेरे पास में जिप्सम से पीओपी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं 393 केल्विन से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, ये CaSO4 बनेगा अपने पास में, सिर्फ सारा पानी उड़ जाएगा। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी और उड़ जाएगा, तो ये जो एक H2O बचा था वो भी उड़ जाएगा, तो CaSO4 बचेगा। इसको क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे असंगत व्यवहार किसका, बेरिलियम का असंगत व्यवहार, बेरिलियम का असंगत व्यवहार। तो बेरिलियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ग्रुप के अंदर बताया था कि लिथियम जो है वो अपने पूरे ग्रुप से अलग चलता है, ठीक है, अपने पूरे ग्रुप से अलग चलता है, उनकी संगत में नहीं रहता। वैसे ही यहाँ पर जो बेरिलियम है वो भी अपने पूरे ग्रुप से अलग चल रहा है, उनकी संगत में नहीं रह रहा है, इसलिए क्या है, असंगत व्यवहार दिखा रहा है। उसी की बात करते हैं कैसे कैसे दिखाता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो दोनों है कैसी है, एम्फोटेरिक है, हिंदी में उभयधर्मी है। ये एम्फोटेरिक क्या होता है भैया, इसका मतलब बता दूं। देखो एक होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय, ठीक है। ये एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वो होता है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी, जिसमें दोनों गुण, क्षारीय भी दिखा दे वो और अम्लीय भी दिखा दे। एक होता है पूरा प्रॉपर क्षारीय, एक होता है प्रॉपर अम्लीय, और एक होता है दोनों, जो दोनों दिखा दे प्रॉपर्टी, क्या है, क्षारीय भी और अम्लीय, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी, ठीक है। जो बेरिलियम है वो क्या है, हार्डेस्ट अपने ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर क्या है, सबसे हार्ड कौन है, सेकंड ग्रुप के अंदर सबसे हार्ड कौन है, वही आपका बेरिलियम सबसे हार्ड है। बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बेरिलियम जब वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है बाकी सारे आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। बेरिलियम 4 से अधिक कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है इसके पास में। बेरिलियम जब वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड वाले, ठीक है, सेकंड पीरियड वाले, कार्बन, नाइट्रोजन, वो वाले, तो बेरिलियम जो है सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड के अंदर आता है। सेकंड पीरियड वाले जो हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, तो 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता कौन, बेरिलियम। चलो अब बात करें डायगोनल रिलेशनशिप की, किसके साथ में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। मैंने आपको बताया था, ये कल के लेक्चर में बता चुका हूं ना, कि फर्स्ट ग्रुप जो है उसके अंदर लिथियम जो है वो अलग चलता है। तो लिथियम किसके जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, मैग्नीशियम जैसे गुण दिखाता है। वही बात करें बेरिलियम, वो एल्यूमिनियम जैसा गुण दिखाता है, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो वो समान गुण दिखाते हैं और लिथियम और मैग्नीशियम समान गुण दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, वो है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। चलो देखो भाई, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 और AlCl3 दोनों क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। दोनों अपनी सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। दोनों ही अपनी जो इसके जो सरफेस है उन पर क्या बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर हार्ड, दोनों ही क्या है, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसी होती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब वही, दोनों गुण दिखा सकती हैं, क्षारीय भी दिखा सकते हैं और आपकी अम्लीय भी दिखा सकती है, दोनों गुण दिखाएंगे, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। इसी के साथ फाइनली एस ब्लॉक खत्म हो चुका है। समझ में आया या नहीं आया, अब समझ में आया या नहीं आया जरूर बताना। देखो आपने कहा कि हमें समझ नहीं आया, इंग्लिश थोड़ी ज्यादा होगी, देखो मैंने लेक्चर नया रिकॉर्ड कर दिया है ना, वरना एक बार पढ़ाया हुआ चीज वापस
अगले दिन ही वापस रिकॉर्ड करनी पड़े तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है आपके लिए कुछ भी। चलो तो बताओ अब समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, क्या ही जाता है। एक आपका एक लिखने 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको लिखने में, आप कुछ लिख दोगे, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे भाई कि मेरे इतने सारे कमेंट बढ़ेंगे, थोड़ा यूट्यूब भी ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। आप देख रहे हो क्या क्या व्यू आते हैं, तो थोड़ा सा कर दिया करो, हेल्प कर दिया करो ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।